हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आज फॉर द लव ऑफ बुक सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स और कुछ पोएम्स और कुछ टर्म्स को। जो उसमें पहली नॉवेल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो शार्लोट ब्रॉन्ते का जेन आयर है। राइट, जेन आयर इज़ अ वेरी फेमस नॉवेल ऑफ विक्टोरियन टाइम फ्रेम। विक्टोरियन टाइम फ्रेम में बेसिकली एक नोशन है, एक करेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलन वुमेन करेक्टर्स। फॉलन वुमेन करेक्टर दैट मीन्स आप एक सिमिलर थॉट ऑफ लेन में आप जाओगे जहाँ पे कुछ राइटर्स हैं नॉट ओनली इन ब्रिटेन बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप पढ़ोगे मुंशी प्रेमचंद इन इंडिया, टॉलस्टॉय इन रशिया, और सारे ही एक ऐसे करेक्टर्स को, एक ऐसे फीमेल करेक्टर को बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जो आप नॉवल के अंदर पढ़ोगे तो शी इज़ अ विक्टिम। राइट, उस यंग एज की कोई फीमेल होती है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। राइट, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है और लास्ट में आप देखोगे कि शी वॉज ऑल्सो द वन हु डाइड एट द एंड ऑफ द नॉवेल, प्ले, पोएम्स और अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशंस आपको लिटरेरी कैनन में मिलेंगे। इस करेक्टर को फॉलन वुमेन करेक्टर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नॉवेल्स आपको मिलेंगे। अगर आपने टेस्ट का पढ़ा है, थॉमस हार्डी, तो टेस्ट में भी सिमिलर स्टोरी है। अगर आपने रूथ पढ़ा है, राइट, रूथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नॉवेल विच इज़ रिटन बाई द बायोग्राफर ऑफ शार्लोट ब्रांते, जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रूथ नॉवेल किसका है। राइट, ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज हैं। आज हम पढ़ेंगे उन्हीं में से एक नॉवेल जिसका नाम है जेन आयर। जेन आयर इज़ अ वेरी फेमस नॉवेल पब्लिश्ड इन 1847। ब्रॉन्ते सिस्टर्स थी, राइट, द थ्री ब्रॉन्ते सिस्टर्स, एमिली ब्रॉन्ते, एन ब्रॉन्ते एंड शार्लोट ब्रॉन्ते। इन तीनों ने ही क्या किया है, पेन नेम्स यूज़ किए हैं। पेन नेम यूज़ क्यों किए हैं? बिकॉज ऑफ विक्टोरियल कन्वेंशन। राइट, उस टाइम पे वुमेन वर नॉट इवन अलाउड टू राइट विद देयर ओन नेम। अगर आपने जेन ऑस्टिन को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जेन ऑस्टिन से पहले आई है, रोमांटिक टाइम फ्रेम में थी, बट शी रोट इन अ वेरी विक्टोरियन थीम कंटेंट। तो आप देखोगे कि कैसे when her work was they were published, तो पहला जो वर्क था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इट वाज पब्लिश्ड विद जब ऑथर का नाम आप देखोगे विद डिनोटेशन दैट इट इज बाय अ लेडी, सिमिलरली नाम मेंशन नहीं किया गया। जब अगला वर्क आया प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया विद फ्रॉम एन नॉवेल फ्रॉम द ऑथर हु रोट सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इस तरीके से राइटर्स का जो है यूज़ किए जाते थे। वैसे ही फीमेल राइटर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने पेन नेम, सिडोनिम्स यूज़ किए हैं। ब्रॉन्ते सिस्टर्स उनमें से एक हैं और ऐसे कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। है, तो शार्लोट ब्रांते ने जब इस वर्क को लिखा था तो उन्होंने कैरल बेल नाम का एक पेन नेम यूज़ किया था। ये जो स्टोरी है जेन आयर की, ये कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। राइट, कमिंग ऑफ एज, अभी टर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक प्रोटैगनिस्ट होता है, आप देखोगे कि यंग एज से लेके, छोटे बचपन से, चाइल्डहुड से लेके उसके एडल्ट तक का सारा उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉवल के अंदर क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो जेन आयर एक स्टोरी है जो कि गॉथिक फिक्शन का भी एग्जाम्पल है। आपको याद रखना है, गॉथिक फिक्शन रोमांटिक टाइम, प्री रोमांटिक नोशन के टाइम पे, समवेयर अराउंड 1750, 1760, 1770s, ये जो टर्म है गॉथिक फिक्शन वो स्टार्ट हुआ था। राइट, एंड रेडक्लिफ उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, हॉरेस वॉलपोन ने लिखना स्टार्ट किया था। जेन आयर गॉथिक फिक्शन का भी एग्जाम्पल है। कमिंग ऑफ एज, जो जिसको हम बिल्डिंग्स रोमन, कुल्स रोमन बोलते हैं, उसका भी जो है एक एग्जाम्पल है। क्या स्टोरी है? एक अंडर प्रिविलेज एक अनलव्ड ऑर्फन है जो आप पाओगे, हु एट द एंड ऑफ अ स्टोरी फाइंड्स लव एंड फैमिली एज वेल एज पर्सनल रिचेस। राइट, तो ये भी पब्लिश किया गया था। इसको इन्होंने कैरल बेल नाम के पेन नेम से लिखा था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऑटोबायोग्राफी है एक ऐसी गर्ल की जिसके आप माइनर से माइनर इन्फॉर्मेशंस आपको वर्क के अंदर मिलेंगे। कई ज़्यादा रिटेलिंग्स लिखी गई हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस वर्क को इंटरप्रेट किया गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मिस्टर रोचेस्टर एक इसके कैरेक्टर हैं और इसको आपको पढ़ना है क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में स्टोरी से क्वेश्चंस भी जेन आयर के आपके CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जेन आयर की स्टोरी आप पढ़िएगा। हम आज स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे पर कुछ सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, कुछ री राइटिंग्स को और कुछ इंटरप्रिटेशंस को जो जेन आयर के किए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, जेन आयर में देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड बर्था मैसन। राइट, रोचेस्टर की एक्चुअल वाइफ जो होती है। राइट, तो जब स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जेन आयर के अंदर उसको वॉइस नहीं दिया गया है। राइट, कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि रूम में फायर लग गई है, रोचेस्टर का जो ब्लाइंड होने का सीन है। शी वॉज द वन जिसको राइटर ने बोला है कि सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसने ऐसा काम किया। रोचेस्टर की शादी उससे क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द मनी दैट हिज फादर वांटेड। डाउरी सिस्टम के बारे में बात थी, बट बर्था मैसन का आपको वॉइस जेन आयर के अंदर नहीं मिलता है। बाद में जो राइटर्स आए हैं जैसे जेन राइस का वाइट सरगियासो सी, इट वाज पब्लिश्ड इन 1966, और ये बात करते हैं जेन आयर के उसी कैरेक्टर बर्था मैसन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इन्होंने
क्या किया है, नाम जो है नरेटर का वो चेंज कर दिया गया है। तो ये एक तरीके का पोस्ट कॉलोनिस्ट और फेमिनिस्ट प्रीक्वल है जेन आयर का, राइट, जो इन्होंने पब्लिश किया था 1966 में। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डिस्क्राइब करती हैं बैकग्राउंड को, रॉचेस्टर की जो शादी हुई थी रॉचेस्टर की विथ बर्था मेसन। यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज करके उसको क्या रख दिया है, एंटोनेट कॉस्वे। याद रखिएगा जो नाम है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। जो रॉचेस्टर की ओरिजिनल वाइफ थी बर्था मेसन, उनको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटोनी कॉस्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से जेन आयर का रिप्रेजेंटेशन इस नॉवेल में किया गया है। तो डिफरेंट विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव विथ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस नॉवेल को व्हाइट सरगासो सी को लिखा गया है, जो जीन राइस ने लिखा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसका सेटिंग भी आप देखोगे जमैका में है, और ये स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट जो 1833 में आया था, राइट। स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए एक बहुत हिस्ट्री है, कई सारे एक्ट्स आए थे, राइट। पहले स्लेवरी बंद की गई, फिर उसके बाद आप देखोगे स्लेवरी को कंप्लीट करने के लिए जो लेबर डायस्पोरा का भी स्टार्टिंग हुआ, राइट। तो कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे एक्ट्स हैं, एक्ट्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट जब आया था, जहाँ पे स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था इन ब्रिटेन, उसके बाद इस वर्क को लिखा गया है, राइट। तो आपको वो रेफरेंसेस भी इस वर्क में मिलेंगे। जैसे अगर आपने जो जेन ऑस्टिन का मैंसफील्ड पार्क पढ़ा है, तो आपको पता होगा मैंसफील्ड पार्क के अंदर भी स्लेवरी का डिस्क्रिप्शन है, राइट। ये भी क्वेश्चन एक बार नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और नेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, राइट। तो जेन राइस का जो ये वर्क है व्हाइट सरगासो सी, इट्स एक्चुअली अ प्रीक्वल टू शैलोट ब्रांतेस जेन आयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे एक पोइट्री को जिसका नाम है ईस्टर 1916। ईस्टर 1916 ये टाइटल है, जो पब्लिश हुई थी पोएम 1921 में, राइट। ईस्टर 1960 बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंडिंग लाइन है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों इस पोएम को लिखा गया, जब आप पढ़ोगे तो आयरिश मिशनरीज जो थे, आयरिश रिवॉल्यूशन जो थे, दे वांटेड फ्रीडम। जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, वैसे ही ईस्टर के टाइम पे क्या हो रहा था 1916 में, कुछ आयरिश लोग थे जिन्होंने बेसिकली रिवॉल्ट कर दिया था इंग्लिश लोगों के पीछे। तो उसके उन लोगों को क्या किया गया था, एक्चुअली ब्रिटिश दे वांटेड टू फ्री आयरलैंड, राइट। तो उन्होंने बोला भी था कि आपको जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके बाद आपको फ्रीडम दे दी जाएगी। लेकिन कुछ आयरिश रिवोल्यूशनर्स थे, उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने रिबेल कर दिया, सारे लोगों को इस रिवेलियन में सबको मार दिया गया था, राइट। तो डब्ल्यू बी येट्स बेसिकली इज वेरी सैड अबाउट इट, और वो एक्चुअली ही वांटेड पीपल टू वेट फॉर एक्चुअल थिंग, बट उन्होंने वेट नहीं किया, रिवॉल्ट कर दिया और सारे के सारे लोगों को इसमें मार दिया गया था, राइट। इवन द हस्बैंड ऑफ मॉथ गॉन, अगर आपको पता है मॉथ गॉन कौन है, मॉथ गॉन वो है जिसको एक्चुअल में डब्ल्यू बी येट्स ही लाइक्ड, नो, एंड ही प्रपोज हर फॉर लाइक 4 to 5 times, बट ऑल शी रिजेक्टेड एवरी टाइम, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ईस्टर 1916। इट कमेमोरेट्स द 1916 अपराइजिंग, राइट। उसी को ईस्टर अपराइजिंग के नाम से भी जाना जाता है, जहां पे कुछ जो लीडर्स थे उनको मार दिया गया था। द पोएट डिस्क्राइब्स द फेमिलियर फेसेस टू हिम एंड रिकॉल्स दैट ऑल दीज पीपल हैव अंडरगॉन एन अनबिलीवेबल चेंज, राइट। तो जब आप पोएम पढ़ोगे तो आप देखोगे ही डिस्क्राइबिंग बिल्डिंग्स, ही डिस्क्राइबिंग पीपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से कि ये है, ये है, ये है, एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल फाइंड ऑल चेंज utterly, terrible beauty is born. This is the last line, and they have asked so many times in your entrance examination as well, right. So the Irish people, they were striving hard to gain independence from the British, and poet says a terrible beauty is born, by which he means the uprising of patriotic feelings in the minds of common men. So अब लोग अपराइज कर रहे हैं, तो अपराइजिंग आया तो जो पेट्रियोटिक सेंस है, पेट्रियोटिक जो फीलिंग है टुवर्ड्स योर नेशन, वो कॉमन मैन के अंदर क्या हो गया है, वो जनरेट हो गई है आफ्टर दिस Easter 1916 uprising. Though in 1913 British Parliament passed a bill for home rule in Ireland. उन्होंने एक बिल भी पास किया था, राइट, कि होम रूल स्टार्ट हो जाएगा आयरलैंड के अंदर इन 1913. British Parliament passed a bill, and the First World War caused a hindrance in its operation, but that was the time frame when First World War was happening. तो First World War की वजह से hindrances आ गए, issues आ गए, वो बिल पास नहीं हुआ। इस वजह से क्या हुआ, वॉलेंटियर्स जो थे आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड के, they occupied the general post office in Dublin on the Easter day of April 1916 and they proclaimed the Irish Republic. तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के ऊपर क्या किया, अटैक किया, और they started talking about their freedom. While recalling the acts of patriots, he makes a passing reference to John MacBride, who is also husband of Mountgun. He was also killed in this revolt, right. The heart of these patriots were filled with a single purpose, and it remained unchanged as a stone in the path. They were
tough and stiff, and British army, what they did, they suffered greatly to resist them. At last the rebels, surrendered to the army. Some of them were prosecuted and also executed, right? So this poem is like a tribute to those people who were being killed in this particular incident, right? बहुत अच्छी पोएम है. आप जब इस पोएम को देखेंगे तो इस डिस्क्राइबिंग, राइट, आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ द डे, तो इस डिस्क्राइबिंग अबाउट दोज पीपल, राइट, कमिंग विथ विविड फेसेस फ्रॉम काउंटर और डेस्क अमॉन्ग ग्रे 18th century houses, is describing houses, buildings, right? और इसी धीरे धीरे करके वो सारा डिस्क्रिप्शन करेंगे हर चीज के बारे में, बिल्कुल कॉमन चीजों के बारे में. बट एट द एंड ऑफ इट ही सेड all change utterly, a terrible beauty is born after this incident, right? तो इसके बाद में इसका रिफ्रेन यूज किया है. लास्ट में भी यू विल फाइंड हर पैराग्राफ में वो लास्ट में यही इसी तरीके से कंप्लीट करते हैं. हैज बीन चेंज इन टर्न, ट्रांसफॉर्म्ड utterly, a terrible beauty is born, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है. इसके बारे में, इस बैकग्राउंड के बारे में आप जो है पढ़िएगा और इस पोएम के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है? उसके बाद हम एक टर्म को डिस्कस करेंगे. अभी हमने एक नॉवेल पढ़ी जेन आयर, जिसको कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी बोलते हैं, राइट? आपने दो टर्म सुने होंगे, बिल्डिंग्स रोमन और कोस्टल रोमन. अभी रिसेंटली इनका मीनिंग काफ़ी सिमिलर होता है, पर एक एग्जामिनेशन के अंदर कोस्टल रोमन्स के एग्जाम्पल उन्होंने पूछे थे, जहाँ पे कुछ बिल्डिंग रोमन के भी एग्जाम्पल दिए हुए थे, पर स्पेसिफिक दो कोस्टल रोमन्स के ऑप्शंस आपको उसमें से चूज करने थे. तो दोनों ही कमिंग ऑफ एज स्टोरी का एग्जाम्पल हैं, दोनों ही सिमिलर चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा पॉइंट क्या होता है उसमें ऐड हो जाता है, राइट? तो कमिंग ऑफ एज कौन सी स्टोरी होती है? एक ऐसा जॉनरा है इन लिटरेचर, इन थिएटर और इन फिल्म, जहां पे आप देखोगे कि फोकस क्या होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी ग्रोथ पे होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. तो वही बेसिक स्टोरी कि एक छोटा बच्चा होगा 8 साल 9 साल 7 साल, और फिर उसके एडल्टहुड तक पहुंचते हुए उसके एक्सपीरियंसेस को स्टोरी के अंदर क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट? सो दे एम्फसाइज डायलॉग्स और इवन इंटरनल मोनोलॉग्स ओवर एक्शन, एंड दे आर ऑफन सेट इन द पास्ट. तो एक स्टोरी की तरीके से क्या होता है, पास्ट में उनका सेटिंग होता है. आप देखोगे ज्यादातर कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उस स्टोरी को डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो जो सब्जेक्ट होता है वो टिपिकली टीनेजर्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक पहुंचाना है, तो वो कमिंग ऑफ एन एज स्टोरी हो जाता है. इसके कुछ सब जॉनर्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स रोमन और कोस्टल रोमन, और यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? तो बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? दैट मीन्स साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ एन प्रोटैगनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, जो हम बेसिक डेफिनेशन मानते हैं कमिंग ऑफ एज की. जैसे टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, राइट? ट्रिस्टम सैंडी, लॉरेंस स्टर्न का बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है. अभी हमने जेन ऑयर के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स, जो राइट व्हेन शी वाज लिविंग विथ हर आंट, व्हेन शी वाज लिविंग इन स्कूल, लोवुड स्कूल, राइट? एंड ऑल्सो व्हेन शी वाज लिविंग विथ रॉचेस्टर, और उसकी पूरी स्टोरी शुरुआत से लेके उसकी शादी तक सारा डिस्क्रिप्शन आपको जेन आयर में देखने को मिलता है. तो इट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग्स रोमन. ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट? ग्रेट एक्सपेक्टेशन बाय चार्ल्स डिकेंस. डिकेंस के बहुत से वर्क्स हैं. डेविड कॉपरफील्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग्स रोमन, पर हम उसको कोस्टल रोमन्स में डिस्कस करेंगे. क्यों, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है? सन्स एंड लवर्स इट्स आल्सो अ एग्जांपल ऑफ कोस्टल रोमन. जितने भी कोस्टल रोमन्स हैं वो बिल्डिंग्स रोमन का भी एग्जांपल है, क्योंकि इस कैरेक्टर के मोरल ग्रोथ वहां पे भी हो रही है. टू किल अ मॉकिंग बर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल बाय हार्पर ली. इस कुछ और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे विकिपीडिया के थ्रू, आप सर्च करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट? तो ये होते हैं बिल्डिंग्स रोमन. कोस्टल रोमन में बस एक इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिनका कमिंग ऑफ एन एज आप दिखा रहे हो स्टोरी के अंदर, वो आर्टिस्ट होते हैं, राइट? वो या तो पोएट होंगे, या पेंटर होंगे, म्यूजिशियन होंगे, और अगर उनके डेवलपमेंट को, उनकी स्टोरी को चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम उसको कोस्टल रोमन के नाम से जानते हैं. जैसे आपने पुनः सुना होगा बहुत फेमस वर्क जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल है जो कि कोस्टल रोमन का एग्जाम्पल है. एक और वर्क है पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग. कोई बताए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग किसका वर्क है. और पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग वुमन, दिस इज एन इंडियन वर्क, एक इंडियन राइटर है, बहुत फेमस है, उनका भी ये वर्क है. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये दोनों वर्क्स जो हैं वो किसके हैं. द प्रीलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर आपने पढ़ा होगा कि इस वर्क को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था इन 1805, बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर हिज डेथ, राइट? पब्लिश्ड बाय you know
हिज वाइफ, और एक बार सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसको डेडिकेटेड था, ये जो वर्क है द प्रीलूड वो किसको डेडिकेटेड था, ये भी क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकिंस एंड कैट्स आई बाय मार्गरेट एटवुड। कुछ दिन पहले हमने मार्गरेट एटवुड के बारे में डिस्कस भी किया था। द टेनेंट ऑफ वाइल्डफेल हॉल बाय एन ब्रॉन्ते। राइट, ये सारे ही क्या है, कुल्ट्स रोमन के एग्जाम्पल है। याद रखना है आपको, डेविड कॉपरफील्ड से क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और उन्होंने पूछा था कि कौन सा कोस्टल रोमन का एग्जांपल है। चारों ही एक्चुअली बिल्डिंग्स रोमन थे, बट स्पेसिफिक डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड उसका आंसर था, क्योंकि इट्स अ स्टोरी व्हिच इज रिलेटेड टू एन आर्टिस्ट। राइट, जब आप आर्टिस्ट की उसके बारे में बात करते हो, आर्टिस्ट की कमिंग ऑफ एन एज स्टोरी के बारे में बात करते हो, तो वो एक अलग जॉनरा कोस्टल रोमन बन के आता है। राइट, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स और पूरे कोर्स को पढ़ने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।